Hello everyone, welcome to Study Smart Wala. So today we are going to continue with the chapter number 1, Bricks, Beads and Bones of class 12th history. Okay, happy reading with us. Let's begin with the lesson. So first of all, today the topics to be covered will be discovering the Harappan civilization, Cunningham confusion, a new old civilization, new techniques and questions, problems of piercing together the past, classifying finds and problems of interpretation. ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले टॉपिक पर चलते हैं, डिस्कवरिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन. ठीक है, डिस्कवरिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन. सबसे पहली बात कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने एक ऐसे सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया, क्या हुआ होगा? सबसे पहले आर्टिफैक्ट्स मिले होंगे उन्हें, और कैसे मिले होंगे? ओकेजनली सरफेस पे आ जाते होंगे, तब फ्लड्स के थ्रू वॉश होकर सरफेस पे आ जाते होंगे. ठीक है, सॉइल इरोजन से वो बाहर एक्सपोज्ड हो जाते होंगे, जब टॉप मोस्ट सॉइल चली जाती होगी, सॉइल इरोजन हो जाता तो आ जाते होंगे जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं. जब प्लो कर रहे होंगे, जोत रहे होंगे फील्ड को, उस टाइम पे ये बाहर आ जाते होंगे कुछ भी आर्टिफैक्ट्स. और डिगिंग फॉर ट्रेजर, जब कुछ ट्रेजर्स ढूंढने के लिए डिग किया जाता होगा अर्थ को, उस टाइम पर भी आर्टिफैक्ट्स बाहर निकल आ जाते होंगे. तो ये सारे के सारे था कि आर्टिफैक्ट्स कैसे मिलकर उसको हम कोरिलेट कर पाते थे. अब कनिंगम कंफ्यूजन. कनिंगम कौन थे? सबसे पहले बात, ये पहले फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के. ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के. मिड 19 सेंचुरी कॉमन एरा में, मिड 19 कॉमन एरा में आर्कियोलॉजिस्ट जो थे ज्यादातर रिटन रिकॉर्ड को यूज करते थे एज ए गाइड, मतलब कि रिटन रिकॉर्ड्स को यूज करते थे. अब आपको पता होना चाहिए कि कनिंगम जो थे ज्यादातर इंटरेस्टेड थे कौन सी आर्कियोलॉजी करने के लिए, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की. तो आपको पता होना चाहिए जो हमारी आर्कियोलॉजी ने ना 3 पीरियड में डिवाइड किया है फाइंडिंग्स को. देखो, हमारा पहला होता है प्री हिस्ट्री पीरियड, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, और एक होता है हमारा हिस्ट्री. ऐसे डिवाइड किया हुआ है फाइंडिंग्स के हिसाब से ना. अब आप पता होना चाहिए आपको, जो प्री हिस्ट्री पीरियड है इसके अंदर क्या होता है, हमें कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता है. इसमें कोई रिटन रिकॉर्ड, तब तक स्क्रिप्ट नहीं बनी है. प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड होता है जहां पर सिर्फ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से हम चीजों का पता लगा पाते हैं. प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है, जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होता है उसमें हमें स्क्रिप्ट भी मिलती है, मतलब रिटन रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी मिलती है, लेकिन जो रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं वो हम समझ नहीं पाते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल अपना हरप्पन सिविलाइजेशन, वहां पर जो भी हमें स्क्रिप्ट मिली हम उनसे डिसिफर नहीं कर पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं. और हिस्ट्री मतलब कि हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड होता है हिस्टोरिक. ठीक है, इसको हम हिस्टोरिक भी बोलते हैं. ठीक है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक. ठीक है, तो वो पीरियड जिसके अंदर हमें दोनों, मतलब कि रिटन रिकॉर्ड भी है और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी है, लेकिन हम दोनों को समझ पा रहे हैं और उससे हम चीजों को डिलीवर कर पा रहे हैं कि प्रीवियसली पास्ट में क्या होता था. तो समझ आ रहा है आपको? तो जो कनिंगम थे वो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, मतलब कि ज्यादा अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, ये वाले पीरियड में ज्यादा इंटरेस्टेड थे. ठीक है, हिस्टोरिक पीरियड में. अब चलते आगे. देखिए, तो वो क्या करते थे, 6th सेंचुरी, वो ज्यादातर इन पीरियड, मतलब कि ये मैंने बताया भी आपको, 6th सेंचुरी से 4th सेंचुरी एंड लेटर पीरियड्स, मतलब इनमें ज्यादा वो इंटरेस्टेड थे. कौन? कनिंगम, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे उस टाइम पे. तो वो क्या करते थे, जो भी यूज्ड अकाउंट्स, वो किसको यूज करते थे, जो ब्रिटिश, जो नॉट ब्रिटिश, चाइनीज जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे ना, जो इंडिया में आए थे और उन्होंने कुछ चीजें लिखी, मतलब इंडिया के बारे में कुछ भी लिखा, वो उनके अकाउंट्स को पढ़कर चाहते थे रिलेट करना. ठीक है, अब क्या होता था, मतलब किनके बारे में जानना, ज्यादातर हु विजिट, जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे जो हमारे कॉन्टिनेंट में आए थे 4th और 7th सेंचुरी में, उनके रिकॉर्ड्स को पढ़ के. ठीक है, कि कोई अर्ली सेटलमेंट्स थी क्या, नहीं. ठीक है, समझ आया आपको? तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सारी चीजें डॉक्यूमेंट की, ट्रांसलेट की उनकी इंस्क्रिप्शंस को. ठीक है,
when he excavated site, he tended to recover artifacts that he thought had cultural value. तो उन्होंने क्या किया, मतलब जब भी उन्हें एक्सकवेट करते थे, एक्सकवेटेड जो साइट्स पे जाते थे, जो भी उन्हें आर्टिफैक्ट्स मिलते थे तो वो रिलेट इन चीजों से करते थे। किन से? ये वाले टाइम ड्यूरेशन में जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आए थे ना, उनके जो रिटर्न रिकॉर्ड्स थे उनको पढ़कर, और जो एक्सकवेट साइटेड से जो भी उन्हें आर्टिफैक्ट्स मिलते थे, उन दोनों चीजों को रिलेट करने की कोशिश करते थे वो। तो आपको ये भी पता है कि जो हड़प्पा था, हड़प्पा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वो चाइनीज पिलग्रिम्स के रिटर्न रिकॉर्ड्स में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है? तो वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, ओके? तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर किसकी, कनिंघम की प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। जो भी हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स मिले थे 19th सेंचुरी में, कनिंघम डिड नॉट रियलाइज हाउ ओल्ड दीज वर। उन्हें पता ही नहीं लग रहा था वो कितने पुराने हैं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेशन मैच हो ही नहीं रही थी। हड़प्पन सील जो उन्हें एक इंग्लिशमैन ने दी थी, हड़प्पन सील दी थी उन्हें इंग्लिशमैन में ने तो but unsuccessfully place it in his own time framework, because like many others he thought Indian history begin with the first cities in Ganga Valley. तो उनको यही नहीं पता लगा कि इस हड़प्पन सील को किस टाइम ड्यूरेशन में लगाना चाहिए, क्योंकि उनका भी यही मानना था, क्योंकि तब तक नहीं पता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब कि इंडस रिवर के पास या सिंध नदी के पास कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। तब तक यही मानना था कि गंगा वैली के इधर ही सबसे पहले सिविलाइजेशन बनी थी। समझ आया? तो आपको क्लियर हुआ? ये कनिंघम की कंफ्यूजन थी, वो रिलेट नहीं कर पा रहा था। जो भी उसको आर्टिफैक्ट्स मिले वो उनको रिलेट नहीं कर पा रहा था कि किस तरीके से मैं उनको, कौन से पीरियड में उनको रखूं या डालूं, क्योंकि वो ज्यादातर इंटरेस्टेड किस में था, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में, और वो उसी से ही उसको रिलेट कर रहा था। अब चलते हैं अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। सील्स डिस्कवर्ड एट हड़प्पा बाय आर्कियोलॉजिस्ट सच एज दयाराम साहनी, ये याद रखना प्लीज, जो दयाराम साहनी अर्ली 20th सेंचुरी in layers, definitely much older than the early historic levels. जो दयाराम साहनी जो थे, जिन्होंने हड़प्पन साइट भी डिस्कवर्ड की थी, तो उन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी में जो उन्होंने सील्स मिली, तो उन्होंने तभी प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये जो है ये अर्ली हिस्टोरिक लेवल से कुछ ज्यादा ओल्ड पीरियड से लाई करती हैं ये जो सील्स मिली। और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे राखल दास बनर्जी, ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था मोहनजोदारो साइट को, ठीक है? तो इन्होंने जो सील्स इन्हें मोहनजोदारो से मिली, leading to the connection that these sites were a part of a single archaeological culture, मतलब कि जो हड़प्पन साइट से सील्स मिली और जो मोहनजोदारो साइट से सील मिली, उनका कनेक्शन जोड़ा, क्योंकि वो सेम जैसा लगा, तो उन्होंने देखा कि ये एक सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर से बिलोंग करती है। अब जो जॉन मार्शल थे वो फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट whose leadership अंडर whose leadership हड़प्पन सिविलाइजेशन वर एक्सकवेटेड। याद रखना कि ये पहले आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे थे जिनके टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड हुई थी। तो मतलब कि जॉन मार्शल के टाइम पे, मतलब तब ये थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी, दैट इज डायरेक्टर जनरल थे 19, तब भी इन्होंने बोला था नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डिस्कवर्ड, ठीक है? तो जॉन मार्शल के लीडरशिप के अंडर हुई थी। So excavation along regular horizontal unit, regular इसको प्लीज ये ध्यान से सुनना, regular horizontal unit, ignoring the stratigraphy of the site, all artifacts from different stratigraphic layers were grouped together, valuable information lost. अब मैं ये आपको समझाऊंगी ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। देखो इस डायग्राम से ये जो फिगर है, इससे आपको, जब वो क्या करते थे, जब भी डिगिंग करते थे, ठीक है, तो उन्हें अब देखो किसी का कॉन्टूर अलग होता है, लैंड का कॉन्टूर अलग होता है, तो जब वो हॉरिजॉन्टली इस तरीके से जाते थे, मतलब कि उन्होंने डिग किया, इतना पार्ट ऐसे डिग कर दिया, ठीक है? अब देखो यहाँ की जो लेयर है और यहाँ की ये जो लेयर है, देखो इसमें और इसमें डिफरेंसेस है, ठीक है इसका, ये देखिए ये वाली लेयर, ये कॉन्टूर डिफरेंट होने की वजह से, अब माउंट है ऐसे जा रहा है, तो ये वाला इसका लेयर और ये वाला इसका लेयर सेम होगा। अंडरस्टूड एवरीवन?
ठीक है, तो ये तो टॉप मोस्ट सॉइल ही है ना, ये पूरा का पूरा ही टॉप मोस्ट सॉइल है ना। अब उन्होंने जब हॉरिजॉन्टली गए तो साथ में इसको भी डिग कर दिया ऐसे, ये वाला भी चीज डिग हो गई, ये पूरा का पूरा, ठीक है, एक ही उसमें। अब जो ये वाला जो पार्ट होगा इट विल डिफर फ्रॉम दिस पार्ट, जैसे मैंने अभी इधर दिखाया आपको, ये वाला पार्ट जो है ये इससे डिफर है। तो इस जो भी आर्टिफैक्ट्स इधर इस वाले पार्ट में मिले और जो आर्टिफैक्ट्स इस वाले पार्ट में मिले उनको एक ही कैटेगरी में रख दिया गया। समझ आया? तो जिसकी वजह से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गई। तो ये भी देखा गया कि स्ट्रैटिग्राफिकली जो है डिगिंग होनी चाहिए, उसके हिसाब से जो भी मटेरियल मिले उन्हें कैटेगराइज अलग तरीके से करना चाहिए। जो एक लेयर से मिले उसे अलग करना चाहिए, जो दूसरी लेयर से मिले उसे अलग करना चाहिए। इससे क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती है। लेकिन क्या बोलते हैं, इनके टाइम पर, जॉन मार्शल के टाइम पर ये हुआ था कि जो स्ट्रैटिग्राफिक ना होने की वजह से डिफरेंट स्ट्रैटिग्राफिक लेयर्स की से आर्टिफैक्ट्स जो निकले उनको एक ही जगह ग्रुप कर दिया गया। इसकी वजह से बहुत ही जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी वो लॉस्ट हो गई थी। अब चलते आगे, न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। अब देखो, अब नई टेक्निक्स यूज करे। आर.एम. व्हीलर जो थे, आर.एम. व्हीलर रिकॉग्नाइज दैट इट वाज नेसेसरी टू फॉलो स्ट्रैटिग्राफी ऑफ द माउंट। उन्होंने ये सोचा, ये आए थे, ये हमारे कब आए थे, देखो ये हमारे आए थे 1924 में। अब ये जो आर.एम. व्हीलर थे ये डायरेक्टर जनरल बने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1944 में, ठीक है। ये पहले रह चुके थे आर्मी ब्रिगेडियर। तो उन्होंने अपना मिलिट्री प्रिसिशन यूज किया आर्कियोलॉजी को प्रैक्टिस करने के लिए, और उन्होंने ये प्लान आउट किया कि हम स्ट्रैटोग्राफिकली चलेंगे। मींस ऐसा चलेंगे कि एक लेयर से जो हमारी पहले के शॉर्टकमिंग्स थे उसको अब हम शॉर्टकमिंग्स नहीं बनाएंगे, हम प्रॉपरली अरेंज करेंगे चीजों को, ठीक है। सॉरी, साइट्स जो ज्यादातर पार्टीशन के बाद क्या हुआ था, अब याद रखिएगा, पार्टीशन के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो जो मेजर साइट्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो ज्यादातर पाकिस्तान में चली गई थी। मेजर साइट्स जो थी पाकिस्तान में चली गई थी। अब क्या हुआ था, आगे जो एक्सकवेशन हुए थे इंडिया के अंदर हुए थे न्यू साइट्स को डिस्कवर करने के लिए। तो एक्सटेंसिव सर्वे चले कच्छ रीजन में भी, गुजरात के। हड़प्पा सेटलमेंट्स हमें और मिली, पंजाब में मिली, हरियाणा में मिली, ठीक है। जो नई जो सिविलाइजेशन, सॉरी साइट्स जो मिली, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो नई नई साइट्स जो इंडिया में मिली वो सारी देखो, कालीबंगन मिला, लोथल मिला, राखीगढ़ी मिला, मोस्ट रिसेंटली जो मिला वो धोलावीरा। समझ आया आप लोगों को? तो पार्टीशन के बाद ज्यादातर जो था एरिया पाकिस्तान में चला गया था, जो हमारी साइट पहले से ही डिस्कवर थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जो इंडिया के अंदर जो एक्सकवेशन हुआ बाद में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की नई नई साइट्स देखी गई वो कच्छ रीजन में देखा गया, पंजाब, हरियाणा, जो नई नई जो साइट्स मिली वो कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, ये मैंने आपको बता दिया है। तो न्यू टेक्निक्स के अंदर न्यू टेक्निक यही थी कि स्ट्रैटिग्राफिकली अरेंज किया गया ऑब्जेक्ट्स को, आर्टिफैक्ट्स को, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम्स ऑफ पियर्सिंग टुगेदर द पास्ट। मतलब कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, मतलब कि पास्ट को जनरेट करने के लिए कि कैसा हुआ होगा, मतलब मिले तो सही, हमें सारी चीजें मिल रही है बट उसको अरेंज करने के लिए कैसी प्रॉब्लम्स आती है। देखो, सबसे पहले नॉट हरप्पन स्क्रिप्ट, मटेरियल एविडेंसेस हेल्प आर्कियोलॉजिस्ट टू रिकंस्ट्रक्ट हरप्पन लाइफ। बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो पीरियड आता है हरप्पन सिविलाइजेशन का वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है। क्यों? इस और उसमें भी मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, जो रिटर्न स्क्रिप्ट मिली है हम उसे डेसिफर नहीं कर पाए हैं। तो जो रिटर्न स्क्रिप्ट मिली तभी तो हम बोल रहे हैं कि हमें जो पास्ट के बारे में पता लगा, नॉट फ्रॉम हरप्पन स्क्रिप्ट बट बाय द मटेरियल एविडेंसेस which help archaeologists to reconstruct हरप्पन लाइफ। अंडरस्टूड? मतलब कि हरप्पन स्क्रिप्ट से हमें कुछ नहीं पता, मिली जरूर लेकिन हम उसे डेसिफर नहीं कर पाए, लेकिन जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एविडेंसेस मिले उससे हमने रिकंस्ट्रक्ट किया हरप्पन लाइफ के बारे में। अब आती है प्रॉब्लम कि हम क्लासिफाइंग फाइंड्स को, जो हमें मिली चीजें हम उसे कैसे क्लासिफाई करें। सिंपल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, एक तो सिंपल प्रिंसिपल क्या होता है, जो भी चीजें मिली, मटेरियल मिली और अलग अलग तरीके से अरेंज कर दिया, स्टोन, क्ले, मेटल, इनको अलग अलग अरेंज करके रख दिया टर्म्स ऑफ मटेरियल्स की फॉर्म में। लेकिन मुश्किल कहाँ आती है कि इट इज डिफिकल्ट टू क्लासिफाई देम इन द टर्म्स ऑफ द यूजेस, कि वो भाई यूज कैसे होते होंगे, जो मटेरियल हमें मिले वो यूज कैसे होते होंगे।
जो आर्टिफैक्ट मिला मे बी वो टूल हो सकता है या वो ऑर्नामेंट हो सकता है या फिर दोनों में दोनों हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या आती है, फंक्शन ऑफन शेप बाय इट्स रिजेम्बलेंस विद प्रेजेंट डे थिंग्स। हम क्या करते हैं, अब हमें जो भी चीजें मिल गई उसके फंक्शन जो है हम कैसे रिजेंबल करते हैं, जो हमारी आज की चीजें हैं, मतलब हमें जो भी हम चीज यूज करते हैं उस, जैसे हमने स्क्रबर यूज किया उस टाइम पे वैसा ही दिखने वाला हमें फ्लैश स्क्रबर मिला, तो हमने उसको रिलेट कर पाए कि हाँ आज हम ऐसे बॉडी स्क्रबर ये वाला यूज करते हैं, शायद लोग इसी तरह का जो फॉर्मेशन वाली चीज हमें मिली होगी तो वो हमने कर दिया कि हाँ शायद लोग इस तरीके ये ऐसे एज ए स्क्रबर यूज करते होंगे। समझ आया आपको? तो जो भी चीजें हैं हम आज की प्रेजेंट चीज के फंक्शंस को देख के रिलेट करते हैं विद द पास्ट। ठीक है, कि पास्ट में शायद इस ऑब्जेक्ट से ये ऐसा यूज करते होंगे। इन कंटेक्स्ट ऑफ वेयर इट वाज फाउंड, कि चीजें कहाँ मिली, वेयर इट वॉज फाउंड, इन हाउस, इन ग्रेव, वो कहाँ चीजें मिल रही है, फिर हम उसके फंक्शंस को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, शायद ये चीजें रही होंगी। ठीक है, हाउस में कोई चीज मिली तो हम जैसे मिला तो हम सोचेंगे कि ये जैसे हमारे हाउस में वो कुअर्न्स है, ठीक है, जो चक्की है उसको देखते हुए हमें लगा कि हाँ ये हमारे ये यूज होती है तो शायद इसका काम ये होता होगा, और सिमिलर शेप की हुई तो। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। समटाइम्स इनडायरेक्ट एविडेंसेस लाइक ट्रेसेस ऑफ कॉटन फ्रॉम डिपिक्शन इन द स्कल्पचर। अब देखो ट्रेसेस ऑफ कॉटन के डिस्क्रिप्शन, डिपिक्शन इन स्कल्पचर, अब देखो हमें एविडेंसेस वैसे तो नहीं मिलेगी कॉटन का, लेकिन हाँ हमें ये मिला कि जो हमें स्कल्पचर्स मिले, जो भी मूर्तियां मिली, उन्होंने कुछ क्लोथिंग पहन रखी है, जो भी उन्होंने, तो हम उससे इनडायरेक्ट कनेक्ट कर पाए कि हाँ क्लोथ बनते होंगे और वो इस तरीके से वियर करते होंगे। समझ आ गया आपको जो हमें स्कल्पचर्स मिले। अब आता है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। प्रॉब्लम्स इंटरप्रिटेट करने में, चीजों को देखकर कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इंटरप्रिटेट करने में, जानने में। देखो सर्टेन ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जैसे कि अनयूजुअल, जो मिलते नहीं है, अनफेमिलियर, जैसे कि टेराकोटा फिगरीन्स ऑफ विमेन, कुछ विमेन की फिगर्स मिली, स्टैचूज मिले, कुछ छोटी छोटी मूर्ति मिली, तो शायद ऐसा लगा उसको नहीं कंसिडर कर पाए, तो उनको बोला कि इनको शायद लोग पूछते होंगे मदर गॉडेस की तरह। हमने इंटरप्रेट किया, सारी चीजें इंटरप्रेट करी। ठीक है, रेयर स्टोन स्टैचुरी ऑफ मेन सिटेड विद वन हैंड ऑन द नीज, एक ऐसे स्टैचूज भी मिले आदमियों के कि वन, उनका एक हाथ नीज पे प्लेस्ड है, तो उसको प्रीस्ट किंग के नाम से डाल दिया। प्रीस्ट किंग मतलब कि मे बी कोई रूलर रहता होगा जो कि रूल करता होगा, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया। ठीक है, जो मोहनजोदारो में से भी मिली थी ऐसे में, मेसोपोटामिया में से। ठीक है, मेसोपोटामिया से मिली थी ये प्रीस्ट किंग की, एक दूसरी सिविलाइजेशन से, तो कोरिलेट कर रहे थे। अब उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट इज ग्रेट बाथ इन मोनजोदारो, ग्रेट बाथ इन मोनजोदारो एंड फायर अल्टार्स इन कालीबंगन लोथल कंसिडर हैविंग रिचुअल सिग्निफिकेंस। अब मैंने ये भी बताया था आपको, जो ग्रेट बाथ मोनजोदारो में था वो बिग स्विमिंग पूल की तरह, मतलब कि हो सकता है कोई रिचुअल्स होते होंगे उधर, ग्रेट नहाने के लिए लोग आते होंगे, कोई एज ए रिचुअल। ठीक है, सिग्निफिकेंस होगा उसका कुछ, ऐसी फायर अल्टार्स मिले कालीबंगन में और लोथल में, तो उनका भी कुछ रिचुअल सिग्निफिकेंस हो सकता है। वी आर इंटरप्रेटिंग द थिंग्स ऑन आर ऑन आर बिहाफ, कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो शायद रिलेट कर रहे थे, जो हिस्टोरियंस हैं वो रिलेट कर रहे थे चीजों को विद द नॉलेज कि शायद ये ऐसा होता होगा यूज। ठीक है, सील्स विद एनिमल्स, सील्स मिली जिनके अंदर एनिमल्स की पिक्चर मिली, जैसे वन हॉर्न एनिमल, उसको यूनिकॉर्न कहा गया, बोला गया शायद ये मिथिकल होगा ऐसे। ठीक है, मिथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा गया उसे। तो सील्स फिगर्स क्रॉस लेग, सील्स के ऊपर ऐसी फिगर मिली जैसे क्रॉस लेग की योगिक पोस्चर में बने हुए एक इंसान बैठा हुआ है, सराउंडेड बाय एनिमल्स, जिसके चारों तरफ एनिमल्स है, तो उसको प्रोटो शिवा बोल दिया गया, मतलब कि बोल दिया गया शायद ना ये शिवा होंगे, पशुपति नाथ भी बोला गया इन्हें। ठीक है, पशुपति नाथ, तो ये सारे इनको गॉड कंसिडर किया गया ऐसे सील पे मिले। तो ये सारी
इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। और हम एक बार ना सारी चीजें एक बार दोबारा देख लेते हैं, हमने क्या क्या रीड किया आज। ठीक है, तो हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, तो कनिंघम कंफ्यूजन मैंने आपको बताया कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि वो रिलेट ही नहीं कर पा रहा था चीजों को। वो तो अर्ली हिस्टोरिक में ज्यादा इंटरेस्टेड था। ज्यादातर वो क्या रीड करने में इंटरेस्टेड था, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स की जो कि अकाउंट्स थे उनको रीड करके, और उन्हीं के हिसाब से वो रिलेट कर रहा था हड़प्पन पीरियड को। तो वो अनसक्सेसफुल रहा। और अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, दयाराम साहनी हड़प्पन साइट को डिस्कवर्ड किया, और आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदारो को, और किसकी लीडरशिप के अंडर, जॉन मार्शल की लीडरशिप के अंडर। लेकिन क्या प्रॉब्लम आई थी इधर भी, स्ट्रैटिग्राफिकली जो था वो लेयर्स में डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स जो मिले उनको अच्छे से उन्होंने अरेंज नहीं किया, जिसकी वजह से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गई। मतलब कि उन्होंने ग्रुपिंग कर दी, जो भी मिला उनको एक ही साथ रख दिया आर्टिफैक्ट्स को। ठीक है, फिर स्ट्रैटोग्राफिक लेयर्स मैंने आपको समझाया। न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस, जो आर्यम था, व्हीलर थे, वो जो आए उन्होंने ये चीज ध्यान में रखी कि स्ट्रैटिग्राफिकली अरेंज होना चाहिए आर्टिफैक्ट्स। फिर उसके बाद उन्होंने जो इंडियन साइट थी, जो इंडिया के अंदर थी, जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स, उनको एक्सकवेट करवाया। प्रॉब्लम्स ऑफ पियर्सिंग टुगेदर द पास्ट, तो क्या प्रॉब्लम्स आती है वो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करने में कितनी दिक्कतें आती है, उनके फंक्शन के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि कोई चीज ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि अनयूजुअल है, अनफेमिलियर है, उनको किस तरीके से विद बिहाफ ऑफ नॉलेज कैसे कैटेगराइज किया। So I hope I made you understand these all topics. So keep following Study Smart Wala, like, share, comment, and subscribe our channel. And please motivate us to make more videos for you all. We'll meet soon with the next video. Till then, take care. Bye.